नमस्कार। आओ जाने क्रम में आज हमारे साथ में हैं मुंबई से बहुत उत्कृष्ट शैली को पोषित करने वाले, जिसको कि हम भगत सांगीत के नाम से जानते हैं, उस शैली के महारत हासिल किए हुए संगीत नाटक अकेडमी से सम्मान प्राप्त डॉक्टर अष्टभुजा मिश्रा जी, जो कि फिल्मों में अभिनेता भी हैं और आजकल बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि अपनी यूनिट भी बना डाली है और अनेकों सीरियल उनके चल रहे हैं। लेकिन साथ में वो लोक नाट्य भगत सांगीत को नहीं भूले हैं, उसके लिए उन्होंने पीएचडी भी की है और तरह तरह के लोक नाट्य के आयोजन वो करते रहते हैं। लेखक भी हैं, गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं। तो आइए आज हम जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मथुरा की इस पावन भूमि में, और कल आपको जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं हार्दिक आपको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और साथ में सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप मुंबई में जो आजकल हैं, तो मुंबई की दुनिया में ये भगत सांगीत को जो प्रतिष्ठित कैसे आपने कर लिया वहाँ, तो वहाँ तो फिल्मी की दुनिया है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमारे किसी विद्वान ने कहा है जी कि आदमी अगर भूखा है जी तो उसे नमक और प्याज के साथ रोटी अगर दे दे तभी वो अपना पेट भरेगा, और 56 भोग अगर परोस के आप देते तभी वो पेट भर ही खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। आज की हमारी परिस्थिति नमक प्याज और रोटी वाली है। वास्तव में हम उसकी भूख को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी भूख है क्या। आज भी आपके सॉन्ग के, आपके रसिया के, आपके रास के और भगत संगीत के बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जी जो आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। मेरे बेटे का अभी शो था जी पृथ्वी थिएटर में, जी मुंबई में करीब एक सप्ताह चला है, 2 शो प्रतिदिन। जी उसमें उन्होंने अपने भगत संगीत के तमाम छंदों का प्रयोग किया था, और केवल इसके नाते जी उसके कई शो और बढ़ गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी इस लोक विधा के दर्शक नहीं है, श्रोता नहीं है। हाँ, हम उनके सामने नमक और प्याज और रोटी परोस उनके पेट भर पा रहे हैं, हम उनके सामने 56 भोग नहीं परोस पा रहे हैं। इस बात का हमें मैंने भी एक शो किया था आदरणीय डॉक्टर साहब, नरीमन पॉइंट के टाटा थिएटर में, करीब आज से करीब 9-10 साल पहले। और वहाँ ये पाया गया कि वहाँ पर गिरिराज मनोहर, जो बहुत पुराने हमारे गायक थे, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए हम लोगों को बुलाया गया था वहाँ। और वहाँ हमने अमर सिंह राठौर की प्रस्तुति दी थी। तो उस प्रस्तुति को देख कर के एक चतुर्वेदी जी थे जो मथुरा के ही रहने वाले हैं, उन्होंने हमें अपने घर पर दावत पर बुलाया और बड़े गदगद हो गए कि लाला गिरिराज मनोहर की याद तने आज ताज़ा कर दई, और भैया या मुंबई में तू बार बार आई हो। अभी कुछ दिन पहले हम दास्तान लैला मजनू भी करके आए क्या उसी टाटा थिएटर में, नरीमन पॉइंट में, जहाँ के बिल्कुल ताज होटल के बिल्कुल पास में है। बहुत सारे विदेशी भी आते हैं, देसी भी आते हैं, लेकिन माया नगरी में लोक नाट्य को स्थापित करने का जो श्रेय है, हम तो गए और करके आ गए, लेकिन आपने जो कई दिन वहाँ शो किया वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। आपके बेटे को भी मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपने दर्शकों की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। और अब थोड़ा सा मन ये भी हो रहा है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड और आपके व्यक्तिगत विवरण के बारे में भी जानने के लिए, तो कुछ अपने बारे में भी बताइए ना कि आप मूल रूप से कहाँ के निवासी रहे और कैसे कैसे आपने जीवन यात्रा को स्वांग शैली और भगत शैली तक ला करके स्थापित कर दिया। मूलतः मेरी मातृभूमि कह सकते हैं, वो पहले जनपद बस्ती हुआ करता था जी अभी जनपद अलग हो गया है, जी तो सिद्धार्थ नगर से। लेकिन मेरे पिताजी सेवा में थे टाटा के, जी तो वो जमशेदपुर में रहा करते थे और मेरा जन्म वहीं का।
21 दिन की कुल उम्र थी जब माँ लेकर के वापस अपने गांव चली आई जी और 3.5 साल की उम्र में माँ का दूध छोड़ करके मैं पढ़ाई करने के लिए अपनी बुआ के यहाँ आजम पड़ा और वनवास तो नहीं कहेंगे, वनवास क्यों कहें, 14 वर्ष तक अब तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने आजमगढ़ से पूरी की और वहाँ की पढ़ाई खत्म करके काशी का बुलावा आया और काशी पहुँच गया। शेष पढ़ाई चाहे वो स्नातक हो, फिर BEd किया, फिर स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, फिर फेलोशिप प्राप्त हुई अपने लोक विधा पर। जी इस तरह से सारे आयाम चलते रहे जी और हमने जहाँ तक लोक विधा की बात है तो हमारे यहाँ बड़े एक अजीज हमारे हम चाचा कहते थे जी डॉक्टर शंकरथा प्रसाद शास्त्री जी तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो आयुर्विज्ञान संस्थान है उसके डायरेक्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनके अंदर जो है इस लोक विधा को लेकर के बड़ी उत्कंठा रहा करती थी। वो हम लोगों को मिला करके उन्होंने एक दल बनाया और दल की प्रस्तुतियाँ सर्वप्रथम मुझे जो मंच मिला वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा एक अभिलेखागार है जी उसके स्थापक रहे राय कृष्णदास। उनकी कहानी थी गहुला जो सबसे ऊपर देश प्रेम। तो गहुला कहानी पर सबसे पहली नौकरी करने का मुझे अवसर मिला और मैं उसमें निगेटिव चरित्र कर रहा था। उस लड़की जो गहुला नाम थी वो एक विदेशी आताताई की बेटी थी और उसे यहाँ हिंदुस्तान में आकर के एक हिंदुस्तानी से प्रेम हो जाता है जी और उसी के प्रेम में वो उससे विवाह करना चाहती थी लेकिन उसे दंड स्वरूप उसके पिता ने दोनों को मरवा दिया। तो ये कहानी थी और वहीं से मेरी इस लोक विधा की स्वांग की कह लीजिए बनारस में एक और नाम प्रचलित है जी भड़ैती भाड़ परंपरा जी तो उससे मैं जुड़ा और दूसरी प्रस्तुति हमारी सूर स्मारक मंडल आगरा में हुई लगता में और इस तरह से ये गति निकल पड़ी और हिंदुस्तान के मुझे लगता है कोई बड़ा मंच चाहे वो भारत भोपाल हो चाहे कलकत्ता का कोई बड़ा थिएटर हो कोई हमसे बचा नहीं। हर जगह हमने अपनी स्वांग की प्रस्तुति दी और धीरे धीरे मन ऊंचा होता गया, हर जगह सम्मान मिला। फिर हमारी टीम को कोरिया में निमंत्रण मिला और हम अपनी टीम को लेकर कोरिया गए। हाँ वहाँ हमने भक्त श्रवण कुमार की प्रस्तुति की जिसे बहुत सराहना मिली। कहानी भी अपने आप में अच्छी थी, प्रस्तुति भी अच्छी हो गई, बस भगवती की कृपा बाबा आशीर्वाद। इस तरह से ये क्रम निरंतर बढ़ता गया। परिवार में अपनी पत्नी का अगर सहयोग न हो तो शायद ही कोई इस तरह से कार्य कर सके। तो मैं अपनी पत्नी को भी इसका पूरा श्रेय देता हूँ कि उन्होंने कभी हमें जो उनका समय था वास्तव में उसमें से काट करके मैंने अपनी लोक विधा को दिया और निरंतर दिया और उन्हें कोई शिकायत नहीं। आजकल वर्तमान में कौन कौन है परिवार में? 3 बेटे हैं और मेरी पत्नी है, मेरी माँ है। पत्नी और माँ इस समय गाँव पर रह रही हैं। छोटे बेटे के साथ मैं मुंबई में हूँ। मेरा बेटा ऐसे तो MTech किया है लेकिन उसकी अभिरुचि हमारे क्षेत्र में थी तो उसने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से दिल्ली से 3 वर्ष का जो डिग्री होती है उसमें प्राप्त किया और वहाँ से उसने संस्थान को प्राप्त किया। और मुझे खुशी है कि लोक संगीत के जो भगत की जो तमाम छंद विधान जो मुझे मेरे संज्ञान में थे मैंने सब उसमें स्थानांतरित करने का प्रयास किया है। और जो भीतर की बात है मुझे बताया गया अंदर की बात जी हाँ उसी कारण से उसका वहाँ पर जो है दाखिला हो पाया। जी हाँ कि भविष्य में जो वहाँ के लोग थे वहाँ के अध्यापक प्राध्यापक उन्होंने
सोचा था कि इसको लेकर के एक अच्छी अच्छी देश प्रस्तुति विदेश कर के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, बाकी के 2 बेटे क्या कर रहे हैं? बड़ा बेटा एम फार्म करके जी, वो इस समय आपका एक बड़ी मेडिकल की कंपनी है उसमें डॉक्टर रेड्डी, जी, उसमें जनरल मैनेजर के पद पर है। डॉक्टर रेड्डी, मुझे याद आ गया, जब मेरे दाँत में कभी दर्द होता है तो मैं पेस्ट लाता हूँ तो डॉक्टर रेड्डी का सैनक्विल है, जी वही कंपनी है ना? जी हाँ। और मझला बेटा यद्यपि कि अभी 1 जुलाई से जी, बर्लिन जर्मनी में ज्वाइन करना था, जी, पर वो अपना देश छोड़ना नहीं चाहता है, जी, तो वो इको ACKO इको एक कंपनी है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसमें। उसमें। यहाँ भी एक प्रश्न पैदा हो रहा है, मेरे मन में उत्कंठा भी आ रही है कि आपने इतने उच्चतम आयाम प्राप्त किए हैं इस भगत स्वांग और नौटंकी के ज़रिए, फ़िल्मों में भी स्थान पाया है, सीरियल के लिए यूनिट भी हो गई, तो ये प्रेरणा तो आपको मिल गई, लेकिन उसमें आपने ये सीखा कहाँ से? क्योंकि छंद को तो गायन करेंगे आप, उसके एक छंद विधान है, उसका एक राग है, गायन का है, वो आपने कहाँ से सीखा? आ, मैं ऐसा कुछ किसी व्यक्ति विशेष का नाम जी, ले करके उसको छोटा नहीं करना चाहता, जी, किन किन गुरुओं का नाम लूँ। जी, स्वर्गीय श्री विनोद रस्तोगी जी बहुत अच्छा। इलाहाबाद से, जी, आलोक जी के पिताजी। जी आलोक रस्तोगी जी के पिताजी, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी कपलियाल जी, जी, लखनऊ से, जी, और स्वर्गीय कृष्णमोहन सक्सेना जी सक्सेना जी बांदा, बांदा से, बांदा से। और तमाम ऐसे गुरुओं की संगत, और जो कुछ बचा था आदरणीय रमेश गौतम जी, वीकेडी साहब। BK जी साहब वृंदावन से, जी, इन लोगों ने हमारी खाली झोली को भर दिया। भर दिया, और अभी भी मैं हिला करके उसको खाली रखता हूँ। जी, कि कोई और भी इसमें जो है अपना योगदान और देगा। डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी जैसे परम विद्वान, डॉक्टर अपने अभी हमारे जो पद्मश्री प्राप्त हुई है रामदयाल शर्मा जी। रामदयाल शर्मा जी भी जी, कुछ उस झोली में डालते जाएंगे तो मेरी झोली सदा बाहर बनी रहेगी। देखिए ये तो एक कला का एक हस्तांतरण है। कोई भी कलाकार जब किसी कला में थोड़ा बहुत भी सीख जाता है तो हमेशा उसका ये रहता है कि मैं इसे और किसको दूँ, मैं और किसको दूँ। तो ये तो जैसे आप ले रहे हैं, अब आप भी किसी को देने की तैयारी करिए उसमें। तो कोई शिष्य तैयार किया है आपने अभी तक अपनी श्रृंखला में आगे? जैसे बेटे का तो है ही है, वो तो आपका उत्तराधिकारी कहें, शिष्य कहें, लेकिन और भी आप अपनी झोली में से प्रसाद देने वालों की कोई आपने तैयारी की है? कई लड़के लड़कियां हैं उसमें जी। श्रृंखला में हमारे हुँ। हमारे सिखाए तो नहीं कह सकता, जी, मेरे साथ काम कर रहे, जैसे सुश्री मल्लिका दास थी, जी, उसको भारत सरकार से स्कॉलरशिप अवार्ड हुई थी पढ़ी। उसके बाद 2 हमारे साथ काम कर रहे थे बच्चे जी, गौरव सिंह था, उसको भारतीय नाट्य अकेडमी में एडमिशन मिला। जी हाँ, नेहा वर्मा थी, उसको इसमें एडमिशन मिला। तो अपने स्तर पर वो लोग प्रशिक्षित होकर, एक तो सरकार के संस्थान से प्रशिक्षण मिला, जी, और कुछ हमने उसमें डाल दिया, जी, तो एक अच्छी चीज़ निकल के बाहर आई। अब इस तरह से जैसे एक परंपरा नहीं होती कि एक आदमी 3 आदमी को मेंबर बनाए और वो 3 हाँ, 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 डाउनलाइन सिस्टम। जी हाँ, तो कुछ इस सिस्टम से अगर हम चलेंगे जी, तो मुझे निश्चित सफलता मिलेगी, और मैं निराश नहीं हूँ कि मैं जो चाह रहा हूँ उस स्तर पर नहीं हो पा रही है, पर निश्चित रूप से हम कहीं किसी एक को तो तैयार कर पा रहे हैं, ये संतोष की बात है, बिल्कुल। और मैं उसी को मानने के लिए। तो यहाँ डॉक्टर साहब हम थोड़ा-सा मौलिकता और वर्तमान की स्थिति पर भी कुछ चर्चा करेंगे आपसे। मौलिकता ये है कि हम जो लेखन आजकल लिख रहे हैं, पूर्व काल में आपने देखा होगा कि परंपरावादी लेखन होता था। आजकल वर्तमान में भी कुछ चेंजेस हुए हैं कि जैसे आज की मौलिक चीज़ों को लेकर के लिखते हैं। तो भविष्य में आप किस तरह के लेखन की आशा रखते हैं अपने शिष्यों से कि वो किस तरह से लेखन करें? क्योंकि लेखन
हमारी परंपरा इस लोकनाट्य नौटंकी भगत संगीत की जड़ है। जब हम अच्छा लिखेंगे तभी तो अच्छा आगे जो है कर पाएंगे। तो उसमें क्या संभावनाएं लगती हैं आपको कि कुछ इनके लेखनों में कुछ किस तरह से ये लोग लिखें आगे? क्योंकि इनको तो जब तक हम सिखाएंगे नहीं, जब तक कोई सीखेगा नहीं। किस तरह का हम इनको ज्ञान दें, किस तरह का हम भविष्य देख रहे हैं इनके अंदर? देखिए ना सर, यद्यपि प्राचीन जो कथाएं लिखी गई हैं, जी आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं से वो जी समसामयिक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। जी आज भी वो समसामयिक है। चाहे वो श्रवण कुमार की कहानी ले लीजिए, घर घर में आज क्या स्थिति है वृद्ध माता पिताओं की, जी आपसे छुपी नहीं है। तो अगर हम 300 साल पूर्व में लिखी गई कहानी को आज हम समसामयिक नहीं माने तो ये हमारी प्रस्तुता होगी। तो हम उन्हें भी स्वीकार करें जी और दूसरे शब्दों में आप ये समझें कि साहित्य समाज का दर्पण है। आज जो समाज को जिस साहित्य की जरूरत है, अगर हम उस साहित्य को उसे नहीं परोस पाए जी तो हम पीछे चलते चले जाएंगे और शायद विलुप्तीकरण की कगार पर कगार जाने पर का खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे जी। हम लोग। यही कारण अब दृष्टिगोचर हो रहा है कि तो हम हमें कैसे करें उसको। आज मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि मैंने तमाम नई नौटंकियों का मतलब उसकी लेखन किया। उसमें एक नौटंकी मैंने लिखा आए नवाब आए। उसमें एक ऐसे राजा का वर्णन है जो कि वो देसी पहनते पहनते उब गया है। अब उसे कुछ मतलब ऐसा चाहिए कि जिससे लोग बड़ी तारीफ करें उसकी। आजकल के प्रशासन पर व्यंग्य है जी और उसको ठगने वाले क्रम से आते हैं और दो ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उसे नंगा करके चले जाते हैं। उसको बताते हैं कि आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो सामान्य आदमी की नज़र में नहीं आते हैं, नहीं आते। और जो इसे देख नहीं पाएगा वो मूर्ख होगा। तो कौन तैयार हो मूर्ख बनने के लिए? सब लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जब राजा पहना है तो बहुत बढ़िया होगा। जी उसकी बड़ी तारीफ हुई। और देखिए समसामयिक तो है ही। जी आज किस तरह से शासन प्रशासन निरंकुश हो जाता है। जी आज जो हम यहाँ बैठा हुआ जमीन पर, जी। कल को अगर गद्दी मिल जाए जी। तो वही व्यक्ति अपने तमाम लोगों को स्मरण करना, उसको भूल पहचानना तक भूल जाता है। भूल जाता है। आज वही स्थिति है। तो साहित्य जो है, जब तक आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं यहाँ एक याद दिला रहा हूँ कि समसामयिक विषयों से होता क्या है कि हमारी नई पीढ़ी जल्दी जुड़ती है। वर्तमान में जब हम उनकी बात करेंगे, उदाहरण के लिए हम बिहार के किसी मंच पर हैं और अगर हमने कोई भोजपुरी वहाँ गाना नहीं गवाया तो वो ये कहेंगे अरे कहाँ से आए हैं ये लोग। लेकिन जब हम वहाँ भोजपुरी को ही करा देंगे तो वाह 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 वाह। जी हाँ। ऐसे ही जब हम कभी आज की वर्तमान पीढ़ी में जाते हैं तो मुझे अपने पद्मश्री रामदयाल जी पर बड़ा फक्र है। उन्होंने एक जो है लिखी मिशन सुहानी, उसमें इंग्लिश वर्जन का जो है चौबुला और बहरे तवील और कव्वाली और सब लिए हैं उन्होंने, है ना। अब हम इसलिए ये पूछ रहे हैं कि नया एक पैटर्न आजकल चला है कि जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे रामलीला है, उसको यदि हम विदेश की धरती पर ले जाएं तो वहाँ इंग्लिश वर्जन में क्या हम उसको कर पाएंगे? ये चुनौतियाँ आ रही हैं सामने, मेरे सामने भी आई। अभी रामलीला के रामायण कल्चरल मैपिंग को लेकर के हम हर रामलीला की मंडली और रासलीला की और अनेक लोक कलाओं के पास गए, लोक कलाओं वालों के पास गए। एक चतुर्वेदी जी बोले क्यों लाला, तो अगर मैं कनाडा भेज दूँ तो तुम आठो कैसे रामलीला करोगे, अमेरिका में कैसे करोगे? मेरे मन में आया, मैंने भाई बुजुर्ग आदमी है, उनको संतुष्ट करना जरूरी है। तो मैंने वहाँ पर ये कहा, मैंने ये बताओ तुम्हारा सबसे प्रसिद्ध गीत कौन सा है रामलीला का? तो उन्होंने कहा कि वो सीता जी जब वरमाला लेके आती हैं तो वो गाना है कि धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। तो मैंने कहा ये गाना हम अंग्रेजी में भी तो गा सकते हैं।
Move slowly, slowly, dear Sitaji. Move slowly, slowly, dear Sitaji. Dear Sitaji, oh dear Sitaji, move slowly, slowly. तो इस तरह के कथानकों को यदि हम आज की पीढ़ी के साथ डालते हैं तो परंपरावादी जो हमारा लेखन है वो कहीं आपस में टकराव की स्थिति में तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि आप वर्तमान को लेकर चलते हैं। इसलिए आपकी इसमें क्या राय है? बहुत ही एक पेचीदगी भरा ये माहौल सवाल है, लेकिन मुझे आशा है कि आप हमारे दर्शकों को जरूर ऐसी दिशा दिखाएंगे। विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं जी। मैं आदरणीय रामदयाल जी शर्मा जी गुरु जी का अभिवादन करता हूँ, खुद आदर करता हूँ जी। लेकिन मेरा मानना है जी बहुत स्पष्ट है जी कि हमें वहाँ अंग्रेजी में देखने के लिए नहीं बुलाया जाता, उन्हें हमारी संस्कृति जानने की लालसा है। जी। जब हम किसी कंबोडिया की, जब हम यूएसए की, न्यूयॉर्क की टीम को बुलाते हैं तो हम उनसे नहीं कहते कि आप संस्कृत में नाटक दिखाइए हमें उनकी संस्कृति, उनका कल्चर क्या है, ये तो सांस्कृतिक आदान प्रदान है ना भाई जी। और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भाषा भी आती है जी। बिल्कुल। भाषा जब हम उन्हीं की भाषा में, वहाँ तोते की भाषा में जाके बोलना शुरू करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। जैसे हम ब्रज में हैं और हम साउथ इंडिया की किसी भरतनाट्यम को या उसमें जो कुछ कथकली का नृत्य करेंगे जी, तो हम शायद सफल नहीं। लेकिन जहाँ महारास और मयूर नृत्य की बात है तो वहाँ हम झगड़ा गाड़ते हैं। आपको जब बुलाया जाता है, आपको स्मरण किया जाता है तो पहले ही उनके दिमाग में एक खाका खींच जाता है कि हमें चारकुला देखने को मिलेगा। अब उसको अंग्रेजी में क्यों करेंगे, ब्रज में करेंगे, क्योंकि उनकी चाहत, उनकी सोच जो है वो बनी हुई है, एक आवरा बना हुआ है कि हमें, आपको हमने बुलाया है तो ये देखने को मिलेगा। ये मेरा मानना है। मैं विद्वानों से बिल्कुल। देखिए, 1 और 1 11 होते हैं। जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत जरूर होते हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही होता है। तो हमें तो अपने जो नई पीढ़ी के हमारे जो दर्शक देख रहे हैं हमारे इस आज के साक्षात्कार को, उनको एक राह बतानी है कि देखिए पुरानी समय में ये होता था, हमारे समय में ये होता है, और अब आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए हम दिशा निर्देश दे रहे हैं केवल, है ना। अभी जैसे रामलीला का कल्चरल मैपिंग आप भी कर रहे हैं अपने इलाके में, बनारस में, यहाँ हमने किया है, तो इन लोगों के मत हमें मिले। उस मत के आधार पर मैंने आपसे एक राय इसमें जाननी चाहिए थी कि क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ, आगरा के अग्रवन होटल में हमारे एस अग्रवाल जी कर्नल साहब जो आगरा के हैं, उनके भांजे के बेटे का विवाह था। उसमें जब वो होता है ना रिसेप्शन, तो उसमें भगत के अखाड़े वालों को बुलाया कि आप यहाँ पर भगत शैली में गा करके आशीर्वाद दीजिए। सब साज लगाया, सब कुछ लगाया, सब लोग आगरा की शैली में बोल रहे थे। जब हमारा नंबर आया तो हमने जो संचालक थे उनसे कहा, मैंने कहा वृंदावन मथुरा की शैली में हम बोलें या आगरा की में? जी जी, हमने उनसे पूछा कि परमिशन दीजिए, तो वहाँ उन्होंने हमें बड़े सीधे से कहा, बोले आगरा की तो यहाँ सब सुना ही रहे हैं, अब तो अपनी सुनाइए ना, जहाँ के आप हैं, आपकी जो भाषा है। तो ये एक राय है आपकी कि अपना परिवेश हमें वही रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मूल रूप से वही रखना चाहिए। उसमें क्या संभावना बदलाव की है वो एक अलग बात है। जी, जहाँ तक संभावना बदलाव की है, आप अच्छी विषय वस्तु दीजिए जी, जो समाज को जरूरत है, ऐसे कथानक दीजिए। आप नयापन लाइए जी, प्रकाश के माध्यम से जी, आप नयापन लाइए, एक्टिंग के माध्यम से आप नयापन लाइए, परिधानों के माध्यम से आप नयापन लाइए, मंच के सेट के माध्यम से जीवंत करिए उस कला को। कि आप विश्वास मानिए डॉक्टर साहब कि जब कलाकार देखेगा जी कि उसके लिए एक प्लास्टिक की कुर्सी नहीं, एक राजा के लिए एक बहुत बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ है, तो उसका उत्साह जो दुगना हो जाए।
और वो उस क्षमता से जी अपनी प्रस्तुति देने का प्रयास करेगा जिसकी शायद आपने परिकल्पना नहीं की। तो देखे तो देखिए उसे, जहाँ नयापन की जरूरत है वहाँ नयापन लाइए ना, लेकिन छंदों को आप ऐसी कैसी करें, इसका इजाजत तो छंदों पर मुझे याद आ गया कि जितने भी छंद हमारी भगत शैली में हैं उनसे आप बिल्कुल परिचित हैं। परिचित क्या है, आपके तो उंगलियों के रागों में ऐसा नहीं घूमे हुए हैं। अभी झोली खाली है। हाँ, नहीं नहीं, वो झोली तो खाली इसलिए है ना क्योंकि अभी तो उसमें कुछ और भरे जाने की संभावना आपको है। नीचे से देखेंगे तो भरी हुई है, ऊपर से देखेंगे तो खाली लगेगी। नहीं तो मैं उन छंदों की बात कर रहा हूँ कि जो छंद पहले गाए जाते थे उनकी तुलना में ये जो आजकल एक नई नौटंकी के नाम से जो चलन चला है कि एक जो है थिएट्रिकल पूरा एक ड्रामा है, उसमें एक दोहा, एक बैत तबील, ज़्यादा से ज़्यादा एक कवाली, तीन चीज़ को मिला करके और नौटंकी के नाम पर सरकारी मंच पर परोस दी, है ना। और एक परंपरावादी है जिसमें कि पूरे कम से कम 20-25 या 40-50 छंद गब रहे हैं, पूरे संगीत में रागों में ढले हुए गब रहे हैं। तो दोनों में आप क्या अंतर महसूस करते हैं और किसका भविष्य उज्जवल आपको लगता है, नवीन नौटंकी का या उस परंपरावादी का जो कि ऊंची टीपदार तान से भी गाई जाती है, शुद्ध रागों में भी निबद्ध है, छंद भी मोती माणिक की तरह शब्दों को कैसे कैसे चुन करके लिखते हैं, और एक थिएट्रिकल नाटक में केवल दोहा, एक वैरतवील और ज़्यादा से ज़्यादा एक कवाली का दे दिया जाता है दर्जा। तो आपकी दृष्टि में किसका वजन ज़्यादा और संभावनाएं किसकी ज़्यादा लगती हैं? वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए जी जी पर मेरा मत ये है सर जी कि हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए जी आज का प्रयोग बताएं। हम नहीं गा सकते जी आशावरी, जी हम नहीं गा सकते दो बोला, हम नहीं गा सकते लावनी, जी तो हम क्या करें, वैरतवील और दोहा ज़्यादा से ज़्यादा जो बोला से काम चलाएं। ये हम अपनी कमियां छुपाते हैं। मैंने पहले ही आपके प्रथम मिनट में ही हमने इस बात को कही है जी कि सामने की जनता से रोटी है, उसको तो हमें देना है, परोसना आप उसे आपने प्याज रोटी नमक परोस दिया जी तब भी वो पेट भर के चली जाएगी, और आपने 56 भोग दिया तो क्या कहें, वाह वाह करती जाएगी। वाह वाह करती जाएगी। तो हम इसके पक्षधर तो नहीं है। जी आज आपने बहर तबील और दोहा और चौबोले पर सीमित कर दिया, कल की हमारी पहचान वही रह जाएगी। अगली पीढ़ी जो आएगी वो दोहा और चौबोला को भी बाहर कर देगी, तब कैसी नौटंकी करिएगा, आपके पास रह ही नहीं जाएगा। जो मुहावरा बना है वो कहीं ना कहीं मुहावरा ही बन के रह जाएगा। अच्छा, इस ओर आपके नज़र में क्या प्रयास ऐसे आपके मन में है कि वो किए जाएं जिससे कि राग रागनियों में जो निबद्ध हमारे छंद हैं वो आगे बढ़ें? ऐसे बहुत सारे प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से ऐसा क्या किया जाए? मैंने देखा था साहब जी इसमें मैं स्वर्गीय प्रवीण कुमार खलियाल जी को नमन करना चाहूँगा कि जो राग रागिनियों की गायकी आपकी लंबी तान होती है जी उसको उन्होंने समेटा, लेकिन गायकी को मरने नहीं दिया, गायकी को मूल गायकी को वहीं रखा। हाँ जी हाँ, उन्होंने मरने नहीं दिया, आलाप नहीं कोई जरूरत, मुर्की तान खट्टा उनको उन्होंने कह दिया कि ये तो कलाकार के अपनी योग्यता के ऊपर है, वो कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए, लेकिन मूल उन्होंने रखा। लेकिन जो मूल चौबोले की गायकी है वो चौबोले की गायकी हमें चाहिए, वो आप दीजिए, दोहे की गायकी हमें चाहिए, लावनी दीजिए, आलाप भले न दीजिए, लावनी हमें लावनी दीजिए। हाँ लावनी मुख्य बात तो वहाँ थी। जी हाँ, तो ऐसे में क्या होगा, एक तो आपकी प्रस्तुति जो है कसेगी, वो ढीली नहीं लगेगी जगह जगह से, बार बार अलापचारी से बिखराव नहीं आएगा। जी बिखराव नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे लोग राग रागनियों से परिचित नहीं होते। उन्हें जैसे आप किसी उस मंच पर रहिए जो साहित्यिक मंच है, वहाँ वही दर्शक कामयाब हो पाता है जो उसको समझता है।
समझता है। राग रागिनियों, लेकिन जिसे गायकी से सिर्फ नहीं, आपने राग रागिनियों का भी प्रयोग कर लिया आलापों को छोड़ करके, और आपने अपनी बात को कह भी दिया, आपकी प्रस्तुति भी कसी हुई होगी। ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक मैं ये बात सोच रहा था कि नए जो हमारे बच्चे हैं वो आज के युग के साथ चलते हैं। जैसे पहले कभी हम दोष देते थे कि सिनेमा ने हमारी इस लोक विधा को गायब कर दिया, अब हम कहते हैं कि मोबाइल में बच्चे लगे रहते हैं। तो आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए इसमें बच्चे? मोबाइल पर बच्चे लगे रहते हैं ना, आप भी मोबाइल में घुस जाइए, किस तरह आप घुसें? जाइए ना। घुसें किस इतना तरह से? इतना विशाल प्लेटफॉर्म आपके सामने यूट्यूब ने रख दिया है, जी। तमाम प्राइवेट चैनल्स ने रख दिया है, क्या अपनी प्रस्तुति उसमें डालिए। लेकिन उसमें एक रस हम कैसे पैदा करें कि हर बच्चा उस रस की ओर लालायित हो? क्योंकि आज छोटे बच्चे गेम में मस्त हैं, बड़े बच्चे बड़े गेम में मस्त हैं। तो उनको इन विधाओं के लिए हम यूट्यूब के ज़रिए या किसके ज़रिए क्या कोई जो है प्रशिक्षण का भी माध्यम हम इसमें चुन सकते हैं कि जिससे कि हम मोबाइल के ज़रिए ही जो है प्रशिक्षण दे दें और जो जानकार हैं वो उसको ले लें? ऐसा कुछ योजना बन सकती है क्या? संभावनाएँ हैं इसमें? मुझे लगता है कि हम उनके पसंदीदा चीज़ों को जी, अपनी पसंदीदा चीज़ों से जोड़ करके अगर हम कुछ विषय वस्तु रखेंगे तो वो कुछ आकर्षित होंगे अपनी तरफ। तो अगर इस तरह का कोई प्रयोग है जी। तो हमें करना चाहिए, कोई उससे परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि परहेज करने से तो फिर हम दूर होते चले दूर होते चले जी, जाते हैं और हमें तो उसे सामंजस्य बिठाना है। बैठाना नई पीढ़ी और जी, पुरानी पीढ़ी के बीच में सामंजस्य होता है तो वहाँ सास बहू के झगड़े नहीं होते। नहीं वो स्थिति एक पैदा करनी जी, चाहिए और आज आपसे मुलाकात करके बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा है। अरे सीखना है जीवन भर, जैसे आपकी झोली है वैसे ही हमारी झोली है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, हम तो गिन ही नहीं पाते हैं कितने गुरु थे, लेकिन सबसे जो मुख्य गुरु जो थे हमारे गुरु रामनारायण अग्रवाल जी, उन्होंने हमें मंच की पेचीदगियाँ, कलम की बारीकियाँ, कहना चाहिए कलम का और कला का इल्म दोनों को समझाने का प्रयास किया। आज हम महसूस करते हैं कि वो दिन बड़े महत्वपूर्ण थे। आपको याद होगा हमारे रमेश चंद्र गौतम बीकेडी जी जी, इस बात को भांप गए थे कि आगे आने वाले समय में शायद हमारा जो युवा है वो हमसे दूर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने रेडियो पर 3 एपिसोड का एक फीचर बना करके दिया और वो उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, नौटंकी शिक्षा के नाम से। क्या बात, कौन सा दोहा, कौन सा चौबोला, कौन सा भैर तबील किस राग में गाया जाता है, उन्होंने बताया। क्या पंडित दामोदर जी ने उसको फिर उसी राग में गा कर गा के करके सुनाया। सुनाया जी, तो इस तरह के प्रयासों ने अब तक इस लोक विधा को जिंदा रखा है और मैं तो चाहूँगा कि क्योंकि आप फिल्म से जुड़े हुए हैं, सीरियल से जुड़े हुए हैं, इस विधा पर भी कोई एक सीरियल बना डालिए। नहीं डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारे यहाँ प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी ने जी, एक फिल्म बनाई, विषय उसका था लकवा, पैरालिसिस, लेकिन कहानी हमने तैयार की थी उस फिल्म की। फिर वही दिन करके फिल्म है, करीब 68 देशों में देखी जा रही है, 68 देशों में उसकी देखी जा रही टीआरपी है। अच्छी है। जी बहुत बढ़िया है, और ये नहीं कह सकते ये नौटंकी कलाकार की कहानी ही है ये, किस तरह से वो चाहता है कि हमारा बेटा हमारी छाती को संभाले, और बेटा जो है पब में गाना गाने लगता है, और एक दिन वहीं पर उसका बेटा गाना गाते हैं, चूँकि वहाँ चकाचौंध है आजकल, और उसमें जो है वो अरेस्ट हो जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा, और वही उसके बाप को पैरालिसिस है। तो उसका इलाज उसके मित्र जो हैं वो चलाते हैं, करते रहते हैं। बहुत गरीबी की स्थिति में परिवार रहता है,
एक दिन लगभग 6-7 महीने बाद जी ये होता है कि आज बेटे की ज़मानत हो जाए और बेटा ज़मानत से छूट के आता है और पिताजी से कहता है कि आज से किसी भी पर मेरा नाम नहीं रहेगा, पिता की धरोहर को आगे धरोहर बढ़ाओ। को, उनकी खाती को आगे बढ़ाएगा। और वहीं से शरीर में उनकी कंपन होती है और मंच पर कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो अगला जो है गलत जगह से गा रहा है और वहीं से वहीं से करके उसको गाना सही राग दे दिया, गाना शुरू कर दिया। यानी वो ठीक हो जाती जी है हाँ, इस तरह। जी हाँ। ऐसी एक मार्मिक कहानी हमारे संगीत नाटक एकेडमी के अवार्डी हैं विभांशु वैभव, उन्होंने भी लिखी है, शायद आपने पढ़ी होगी, बाबूजी। हाँ बाबूजी, मैंने आपके यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो वाराणसी का जो है उससे मैंने करवाया, जो उसमें संगीत। वो भी एक कलाकार की जीवनी है पूरी। जी जी। और वो भी कहने का मतलब ये है कि लेखक की कलम कुछ ऐसा इशारा करती है जिसमें कि पूरा परिदृश्य समझ में आ जाए जी और उसका उद्देश्य भी आ जाए। इसी तरह से एक फिल्म आई थी काका हाथरसी जी की, जमुना किनारे। जी उसमें रास को लिया गया, रामलीला का भी दृश्य लिया, भगत सांगीत नौटंकी का भी लिया, और ये जो मल्ल अखाड़े होते हैं, यानी कोई ब्रज की विधा उन्होंने नहीं छोड़ी। तो मेरा एक इशारा आपकी तरफ, आपकी झोली में बहुत कुछ भरा है लेकिन मेरी झोली की तरफ इशारा है कि यदि आप कुछ ऐसा एक स्क्रिप्टाइजेशन करके जो इस विधा को कैसे जीवंत किया जाए, उसमें समावेश अपने आप फिल्मी तरीके से करके, उसमें एक नौटंकी शिक्षा को भी जोड़ करके कि कैसे सिखाते हैं, कैसे गाते हैं, इसको कैसे गाते हैं, कुछ ऐसा बनाइए मन में। और शायद ये नई पीढ़ी के लिए एक नई चीज़ होगी जो कि हम आज आपसे मांग रहे हैं अपने इस आज की मुलाकात के जरिए। क्योंकि जब तक हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तो अगली पीढ़ी भी हमारी ओर देखती रहती है कि हमारे डॉक्टर साहब अष्टविजय मिश्रा जी फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हैं। तो हमें कहाँ तक वो पकड़ के ले जाते हैं, आप कुछ सही बात बता रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा ये कलाकार हैं चिरवाड़ी हरियाणा के। ये मुझसे कई बार फ़ोन पे कह चुके हैं, 80 साल से ऊपर की उम्र है। अरे यदुवंशी जी, मैंने हाँ दादा बोलो, मरने से पहले बम्बई दिखा दो। अब मैं उनको कैसे कहूँ कि बम्बई में तो हमारे कोई ना कोई साधन होंगे तभी तो ले जाएंगे वहाँ तक। हालांकि मैंने संस्कृति विभाग के जो अपने पाठक जी हैं, उनके भाई भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं, सीरियल्स वगैरह का, उनसे भी कहा हुआ है, लेकिन कई साल गुजर गए इस बात को गुजरे हुए। तो मैं वही बात वहाँ से आपके तरफ ला रहा हूँ कि कुछ ऐसा अवश्य करिए कि 1-2 शो वहाँ पर नौटंकी के और हो जाएं, ये भगत के हो जाएं, है ना। तो ये कलाकार बम्बई देख आएंगे और वहीं कोई शूटिंग चल रही हो तो इनका चेहरा भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। नहीं, आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई चीज़ जब बनाएंगे जी तो उसमें मेरा मन इसको छोड़ देने की तरफ नहीं नहीं हो नहीं सकता है। नहीं नहीं, आप तो इसमें डूबे हुए हैं। आपके अंदर तो परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि अपनी नौकरी के साथ साथ आपने इनको पोषित किया। हालांकि मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा कि नौकरी छोड़नी पड़ी मुझे, लेकिन आप सामंजस्य बनाए हुए हैं, इसीलिए आपसे बहुत सारी आशाएं हमारे दर्शकों को हैं और चाहते हैं कि आपके जरिए कुछ न कुछ ऐसा एक ठोस कार्य हो जिसके लिए उर्मिल कुमार जी को याद किया जाता है, जिसके लिए राम नारायण अग्रवाल भैया जी को याद किया जाता है। उन्होंने 200 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं, रामलीला, रासलीला, ख्याल लावनी, कौन सा ऐसा ब्रज का लोक कलाओं का कोना रह गया जो उन्होंने लिखा नहीं। अच्छा लिखा उन्होंने और वो सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद मैं पुनः बधाई देता हूँ आपको। और चाहता हूँ कि हमारे नए जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको एक संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी ज़रूर जिए, अपनी ज़िंदगी को जिए, खूब अच्छी तरह जिए, लेकिन अपनी छाती को भी अपने गले का हार बना के चलिए, उसको पैर की जूती न बनने दीजिए, क्योंकि उसे तो
आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप ये कतई न समझें कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपकी आत्मा पुकार पुकार के कहेगी कि नहीं, ये छोड़ कर हमने गलती की है। तो आइए आज से ही क्यों ना हम अपनी इस माई को, जिसको माई कहते हैं, माता को जी अपने लोक भाषा में माई कहते हैं, अपनी माई को संभाल लें और उसे अपने गले का हार बनाएं। बहुत बहुत आज की मुलाकात के लिए आपने जो हमें समय दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि हमेशा आपका नाम गगनचुंबी ऊंचाइयों पर रहे और दर्शक हमेशा इसी तरह से इनसे मिलते रहें, बातचीत करते रहें और इनकी फिल्मों में, सीरियलों में जहाँ भी मौका मिले इनके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं, इनके चरणों की रज को अपने माथे से लगा करके ज़रूर अपने आप को गौरवान्वित करें। आज की इस मुलाकात के लिए आपको पुनः धन्यवाद। नमस्कार।